हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा दीक्षा हिंदी क्लासेज में आपकी हिंदी टीचर सोनम है। आज हम सब बिहार स्टेट पेपर 2 के सिलेबस में लगा हुआ जो निबंध विधा है उस निबंध से गेहूं और गुलाब निबंध को हम सब पढ़ेंगे। गेहूं और गुलाब जो निबंध है वो राम वृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा रचित है। किसके द्वारा? तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा। तो इसके पहले हम सब राम वृक्ष बेनीपुरी जी के बारे में महत्वपूर्ण जो है कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, राम वृक्ष बेनीपुरी जी सन 1902 में मुजफ्फरपुर ज़िले के बेनीपुर में इनका जन्म हुआ था। इनकी महत्वपूर्ण कृतियों से भी कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स, तो एकदम इस सबको याद कर लेना है। इनकी महत्वपूर्ण कृतियों में माटी की मूर्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न भी पूछा गया है आपका, तो एकदम याद कर लेंगे इसको। जो है माटी की मूर्ति क्या है? रेखा चित्र है। राम वृक्ष बेनीपुरी जी की क्या है? माटी की मूर्ति क्या है? रेखा चित्र। याद रखेंगे, माटी की मूर्ति रेखा चित्र याद रखेंगे। पतितों के देश में लाल तारा, चीता के फूल और वंदे वाणी विनायक। ठीक है, इनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं गेहूँ और गुलाब के बारे में, क्योंकि गेहूँ और गुलाब जो है क्या है? हिंदी की गद्य विधा की क्या है? निबंध है। ठीक है, याद रखेंगे। तो इससे भी प्रश्न आ सकता है फ्रेंड, गेहूं और गुलाब पूछ सकता है कौन सी विधा है, तो याद रखेंगे गेहूं और गुलाब विचार तथा भाव प्रधान ललित निबंध है। कैसा निबंध है? ललित निबंध है। गेहूं भूख, याद रखेंगे गेहूं किसका प्रतीक है? भूख एवं शारीरिक आवश्यकताओं का प्रतीक है। याद रखेंगे, गेहूं भूख एवं शारीरिक आवश्यकताओं का प्रतीक है। और गुलाब किस चीज़ का प्रतीक है? प्रश्न पूछा गया है, तो याद रखेंगे मानसिक तृप्ति और सौंदर्य बोध का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? मानसिक तृप्ति और सौंदर्य बोध का। अब हम सब जो है इस निबंध का जो है गेहूं और गुलाब निबंध का जो है एक बार जो है इसके पीडीएफ के माध्यम से जो है समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, गेहूं और गुलाब राम वृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा रचित है। अभी मैंने आप लोगों को बताया इनका जन्म जो है बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले के बेनीपुर गाँव में हुआ था। महत्वपूर्ण कृतियों में जो है कभी कभी इनका जो है पत्रिका भी पूछ लिया जाता है, तो इनका जो है यहाँ पे दिया है, इन्होंने 1 दर्जन पत्र पत्रिकाओं का संपादन कार्य किया है, जिसमें से तरुण भारत इम्पोर्टेंट है, किसान मित्र हो गया, योगी है, जनता है, जनता एवं युवक बालक महत्वपूर्ण है, कर्मवीर हो गया, हिमालय से महत्वपूर्ण जो है पत्रिकाएँ हैं। एक नज़र इसको भी आप सब देख लेंगे। ये देखिए, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, इनकी माटी की जो मूर्ति हैं अभी हम लोगों ने पढ़ा, माटी की मूर्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम याद कर लेंगे। माटी की मूर्ति पतितों के देश में लाल तारा, चीता के फूल, ये जो है महत्वपूर्ण क्या है? इनकी कृतियां हैं कुछ। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए, गेहूं और गुलाब विचार एवं भाव प्रधान निबंध है। क्या है? विचार एवं भाव प्रधान ललित निबंध है। एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन, इसलिए याद रखेंगे। गेहूं भूख एवं शारीरिक आवश्यकताओं का प्रतीक है, तो गुलाब मानसिक तृप्ति और सौंदर्य बोध का। मनुष्य को शरीर रक्षा के लिए मानसिक तृप्ति की भी आवश्यकता होती है। गेहूं तक मानव और मनुष्य में कोई अंतर नहीं होता। मानसिक वृत्तियों को तरजीह देने के कारण गुलाब मानव को पशु से इतर मानव बनाता है। जब तक मानव जीवन में गेहूं और गुलाब का संतुलन बना रहता है तो वह सुखी और सानंद होता रहता है। ठीक है, याद रखेंगे, जब तक मानव के जीवन में गेहूं और गुलाब दोनों का संतुलन बना रहेगा वह क्या रहेगा? सुखी और आनंदित रहेगा। ये देखिए, ये था आपका जो है यहाँ गेहूं बनाम गुलाब को परस्पर पूरक बनाने की आवश्यकता है। एक दिन आएगा जब गुलाब को रंगीन दुनिया आपको मन मोह लेगी, मानव मन और सुगंधमय होगा, गुलाब की दुनिया स्वर्णिम लोक का आनंद देगी। तो इस तरह से जो है इस निबंध में जो है गेहूं और गुलाब के संबंध को दर्शाया गया है। अब जो है हम शॉर्टली हम सब एक बार निबंध को भी देखेंगे, ताकि आपको जो है आसानी से थोड़ा समझ में आ जाए। आप एक बार निबंध को अगर देख लेते हैं, एक बार रीडिंग ही कर लेते हैं, तो अगर कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में क्यों नहीं आया, आप आसानी से उसे सॉल्व कर पाएंगे। एक बार निबंध देखेंगे, एक बार क्वेश्चन आंसर देखेंगे, तो आपको जो है प्रश्न आराम से आप एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। देखिए,
गेहूँ हम खाते हैं, गुलाब सूंघते हैं। एक से शरीर पुष्टि होती है, दूसरे से हमारा मानस तृप्त होता है। गेहूँ बड़ा या गुलाब, हम क्या चाहते हैं? पुष्ट शरीर या तृप्त मानस, या पुष्ट शरीर पर तृप्त मानस। जब मानव पृथ्वी पर आया भूख लेकर, सबसे पहले मानव आया था पृथ्वी पर क्या लेकर? भूख लेकर आया था। क्षुधा क्षुधा, पिपासा पिपासा, क्या खाए क्या पिए, माँ के स्तनों को निचोड़ा, वृक्षों को झकझोरा, कीट पतंग पशु पक्षी कुछ न छूट पाए उससे। गेहूँ उसकी भूख का काफिला आज गेहूँ पर टूट पड़ा है। गेहूँ उपजाओ गेहूँ उपजाओ गेहूँ उपजाओ, मैदान जोते जा रहे हैं, बाग उजाड़े जा रहे हैं। किसके लिए? गेहूँ के लिए। बेचारा गुलाब भरी जवानी में कहीं सिसकियाँ ले रहा है। शरीर की आवश्यकता ने मानसिक वृत्तियों को कहीं कोने में डाल रखा है, दबा रखा है। किंतु चाहे कच्चा चरे या पका कर खाए, गेहूँ तक पशु और मानव में क्या अंतर? मानव को मानव बनाया किसने? गुलाब ने। याद रखेंगे, मानव को मानव किसने बनाया? पूछा जा सकता है। मानव को मानव गुलाब ने बनाया। मानव मानव तब बना जब उसने शरीर की आवश्यकताओं पर मानसिक वृत्तियों को तरजीह दी। मानव कब मानव बनता है? तो याद रखेंगे, जब उसने शरीर की आवश्यकताओं पर मानसिक वृत्तियों को तरजीह दी। यही नहीं, जब उसके पेट में भूख खाव खाव कर रही थी तब भी उसकी आंखें गुलाब पर टंगी थी। उसका प्रथम गीत निकला जब उसकी कामिनियाँ गेहूँ की जी उखल और चक्की में कूट पीस रही थी। पशुओं को मारकर खाकर वह तृप्त नहीं हुआ। उनकी खाल का बनाया ढोल, उनकी सींग की बनाई तुरही। मछली मारने के लिए जब वो अपनी नाव में पतवार का पंख लगाकर जल पर उड़ा जा रहा था, तब उसकी छप छप में उसने ताल पाए, तैरानी छेड़े। बाँस से उसने लाठी ही नहीं बनाई, बंसी भी बजाई। रात का काला धूप पर्दा दूर हुआ, तब वह क्या हुआ? उच्छ्वसित हुआ। सिर्फ इसलिए नहीं कि अब पेट पूजा की समाधि जुटाने मुझसे सहूलियत मिलेगी, बल्कि वह आनंद विभोर हुआ। उषा की लालिमा से उगते सूरज की सने सने प्रस्फुटित होने वाले सुनहरी किरणों से, पृथ्वी पर चमचम करते लच लच ओस कणों से। आसमान में जब बादल उमड़े तब उनमें अपनी कृषि का आरोप करके ही वह प्रसन्न नहीं हुआ। उसके सौंदर्य बोध ने उसके मनमोर को नाच उठने के लिए लाचार किया। इंद्रधनुष के हृदय को भी क्या किया? इंद्रधनुष रंगों में रंग दिया। इस तरह से यहाँ जो है दिखाया गया है कि किस तरह मनुष्य जो है अपने आप को बदलता है। मानव शरीर में पेट का स्थान नीचे पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। दम क्वेश्चन जो है इस तरह से एग्जाम में आप प्रीवियस ईयर का जब पेपर उठा के देखेंगे तो जो है प्रश्न पूछा गया है। मानव शरीर में पेट का स्थान कहाँ है? नीचे। याद रखेंगे, हृदय का ऊपर और मस्तिष्क का सबसे ऊपर। मस्तिष्क का कहाँ है? सबसे ऊपर। पशुओं की तरह उसका पेट और मानस समांतर रेखा में नहीं है। जिस दिन वह सीधे तनकर खड़ा हुआ, मानव ने उसके पेट पर विजय की घोषणा की। कहने का तात्पर्य है कि जिस दिन वह सीधा खड़ा हुआ, मनुष्य जो है पशु से जब मानव बन गया, तो क्या उसने पेट पर विजय घोषणा की। गेहूँ की आवश्यकता उसे है, किंतु उसकी चेष्टा रही है गेहूँ पर विजय प्राप्त करने की। प्राचीन काल के उपवास, व्रत, तपस्या आदि उसकी चेष्टा के भिन्न भिन्न रूप रहे हैं। जब तक मानव के जीवन में गेहूँ और गुलाब का संतुलन रहा, वह क्या रहेगा? सुखी रहा है, सानंद रहा है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, एकदम याद कर लीजिए। वह कमाता हुआ गाता था, गाता हुआ कमाता था। उसके श्रम के साथ संगीत बंधा हुआ था, और संगीत के साथ क्या? श्रम। याद रखेंगे, श्रम के साथ संगीत बंधा हुआ है और संगीत के साथ श्रम। उसका सांवला दिन में गाय चराता था, रात में रास रचाता था। पृथ्वी पर चलता हुआ वह आकाश को नहीं भूला था। जब आकाश पर उसकी नजरें पड़ी, उसे याद था कि उसके पैर मिट्टी पर हैं, किंतु प्रतीक बन गया हड्डी तोड़ने वाले, थकान वाले, उबाने वाले, नारकीय यंत्रणाएं देने वाले श्रम का, उस श्रम का जो पेट की क्षुधा भी अच्छी तरह शांत न कर सके। और गुलाब बन गया प्रतीक विलासिता का। धीरे धीरे क्या हुआ कि
जब मनुष्य जो है, यहाँ पे बता रहा है कि मनुष्य पहले क्या था, मानव कब बना, यहाँ पे कैसे दिखाया गया है। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, मानव जो है क्या बन गया, जब गुलाब जो है बना क्या, प्रतीक विलासिता का, भ्रष्टाचार का, गंदगी का और लजीज का। तो अब विलासिता जो शरीर को नष्ट करती है और मानस को भी। यहाँ पे बता रहा है कि देखिए, जब जब जो है दोनों में संतुलन बना रहा, गेहूं और गुलाब में, तब मनुष्य सुखी रहा। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, अब गुलाब क्या बन गया, प्रतीक विलासिता का, भ्रष्टाचार का, गंदगी का और गलीज का। तो विलासिता जो शरीर को नष्ट करती है और मानस को भी। अब उसके सांवले ने हाथ में शंख और चक्र लिए। नतीजा क्या हुआ, सांवले से कौन, वही कृष्ण भगवान को यहाँ बताया गया कि सांवले ने क्या कर लिया, हाथ में चक्र ले लिया, शंख ले लिए। और क्या हुआ इसका नतीजा, कि महाभारत जैसे क्या हुआ, महाभारत हुआ। और निज वंश का, अपने ही वंश का क्या हुआ, सर्वनाश हुआ। उस महाभारत में क्या होता है, अपने ही तो मारे जाते हैं, वह परंपरा चली आ रही है। आज चारों ओर महाभारत है, चारों ओर महाभारत हमें देखने के लिए मिलता है। गृह युद्ध हो रहा है, सर्वनाश से महानाश, यहाँ बम गिरे, वहाँ लड़ाई हो रहा है। यहाँ पे लेखक ये बता रहा है, गेहूँ सिर ढूंढ रहा है खेतों में। ये देखिए, पूछा जा सकता है गेहूँ कहाँ सिर ढूंढ रहा है, खेतों में। और गुलाब रो रहा है बगीचों में। दोनों अपने अपने पालनकर्ताओं के भाग्य पर, दुर्भाग्य पर। चलो पीछे मुड़ो, गेहूँ और गुलाब में फिर हम एक बार क्या करें, संतुलन स्थापित करते हैं। किंतु मानव क्या पीछे मुड़ सकता है वह पीछे? यह महायात्री आगे बढ़ता रहा और आगे बढ़ता रहेगा। और क्या नवीन संतुलन चिरस्थायी हो सकेगी? क्या इतिहास फिर दोहराकर नहीं रहेगा? नहीं, मानव के पीछे मुड़ने की चेष्टा न करो। अब गुलाब और गेहूं में फिर संतुलन लाने की चेष्टा में सिर खपाने की आवश्यकता नहीं है। अब गुलाब गेहूं पर विजय प्राप्त करे, गेहूं पर गुलाब की विजय, चिर विजय। अब नए मानव की यह नई आकांक्षा हो, क्या यह संभव है? बोल रहा है, क्या यह संभव है? विज्ञान ने बता दिया है, बिल्कुल ही 16 आना संभव है। विज्ञान ने क्या बता दिया है, यह गेहूं क्या है, और उसने यह भी जता दिया है कि मानव में यह चिर बुभुक्षा क्यों है, गेहूं का गेहूत्व क्या है, हम जान गए हैं। यह गेहूत्व उसमें आता कहाँ से है, हमसे भी यह छिपा नहीं है। पृथ्वी और आकाश के कुछ तत्व एक विशेष प्रक्रिया से पौधों की बालियों में संग्रहित होकर गेहूं बन जाते हैं। उन्हीं तत्वों की कमी हमारे शरीर में भूख नाम पाती है। क्यों पृथ्वी की जुताई, गुड़ाई, क्यों आकाश की दुहाई? हम पृथ्वी और आकाश में उन तत्वों को सीधे क्यों नहीं ग्रहण करें? यह तो अनहोनी बात है, यूटोपिया। हाँ, यह अनहोनी बात है। यूटोपिया तब तक बनी रहेगी जब तक विज्ञान संहार कांड के लिए ही आकाश पाताल एक करता रहेगा। जो ही उसने जीवन की समस्या पर ध्यान दिया, वह क्या होगा, हस्त मलवकवत सिद्ध होकर रहेगी। और विज्ञान को इस ओर आना है, तो नहीं तो मानव का क्या, सारे ब्रह्मांड का क्या है, संहार निश्चित है। विज्ञान धीरे धीरे इस ओर कदम बढ़ा भी रहा है। कम से कम इतना तो वह तुरंत ही कर देगा, गेहूँ इतना पैदा हो जाए कि जीवन की इन परम आवश्यक वस्तुएं हवा पानी की तरह इफरात हो जाए। बीज, खाद, सिंचाई, जुताई के ऐसे तरीके निकलते ही जा रहे हैं जो गेहूं की समस्या को क्या कर दे, हल कर दे। प्रचुरता, शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले साधनों की प्रचुरता की ओर आज का मानव प्रभावित हो रहा है। प्रचुरता एक प्रश्न चिन्ह है। प्रचुरता क्या है, एक प्रश्न चिन्ह। क्या प्रचुरता मानव को सुख और शांति दे सकती है? बोलिए, इतना अगर गेहूँ बहुत मात्रा में उपलब्ध हो जाए तो क्या ये सुख शांति दे सकती है? हमारे सोने का हिंदुस्तान यह गीत गाइए, किंतु यह ना भूलिए कि यह एक सोने की क्या थी, नगरी थी, जिसमें राक्षसता वास करती थी। राक्षसता जो रक्त पीती थी, अभक्ष्य खाती थी, जिसके अकाय शरीर थे, 10 सिर थे, जो 6 महीने सोती थी, और जिसे दूसरे की बहू बेटियों को उड़ा ले जाने में तनिक भी झिझक नहीं थी। गेहूँ बड़ा प्रबल है, वह बहुत दिनों तक हमें शरीर का गुलाम बना कर रखना चाहेगा। पेट की क्षुधा शांत कीजिए तो वह वासनाओं की क्षुधा जागृत कर आपको बहुत दिनों तक क्या करना चाहेगा, तबाह करना चाहेगा। तो प्रचुरता में भी राक्षसता ना आए, उसके लिए क्या उपाय है?
अपनी वृत्तियों को वश में करने के लिए आज का मनोविज्ञान 2 उपाय बताता है, इंद्रियों के संयमन का और वृत्तियों के उन्नयन का। आज देखिए, गांधी जी के 30 वर्ष के उपदेशों और आदेशों पर चलने वाले हम तपस्वी किस तरह दिन दिन क्या कर रहे हैं, नीचे गिरते जा रहे हैं। इसलिए उपाय क्या है, एकमात्र है वृत्तियों के उन्नयन का। कामनाओं को स्थूल वासनाओं के क्षेत्र से ऊपर उठाकर सूक्ष्म भावनाओं की ओर प्रवृत्त कीजिए। शरीर पर मानस की पूर्ण प्रभुता स्थापित हो। गेहूं पर गुलाब की, गेहूं के बाद गुलाब, बीच में कोई दूसरा टिकाव नहीं, ठहराव नहीं। गेहूं की दुनिया खत्म होने जा रही है। वह स्थूल दुनिया जो आर्थिक और राजनीतिक रूप से हम सब पर क्या है, छाई हुई है, जो आर्थिक रूप से रक्त पीती रही है, राजनीतिक रूप में रक्त की धारा बहाती रही है। अब वह दुनिया आने वाली है जिसे हम गुलाब की दुनिया कहेंगे। गुलाब की दुनिया मानव का संसार, सांस्कृतिक जगत। आहा, कैसा वह शुभ दिन होगा जब हम स्थूल शारीरिक आवश्यकताओं की जंजीर तोड़कर सूक्ष्म मानव जगत का नया लोक बसाएंगे। जब गेहूं से हमारा पिंड छूटेगा और हम गुलाब की दुनिया में क्या करेंगे, स्वच्छंद विहार करेंगे। गुलाब की दुनिया रंगों की दुनिया, सुगंधों की दुनिया होगी और भौरे नाच रहे, गूंज रहे, फूल सूंघने फुदक रही, चहक रही। नृत्य, गीत, आनंद, उछाहें, कहीं गंदगी नहीं होगी, कहीं कुरूपता नहीं। आंगन में गुलाब, खेतों में गुलाब, गालों पर गुलाब खिल रहे हैं, आंखों से गुलाब झांक रहा होगा। जब सारा मानव क्या हो जाएगा, रंगमय, नृत्यमय, गीतमय बन जाएगा, वह दिन कब आएगा? वह आ रहा है। क्या आप देख नहीं रहे हैं कैसी आंखें हैं आपकी? शायद उन पर गेहूं का मोटा पर्दा पड़ा हुआ है। पर्दे को हटाइए और देखिए, वह अलौकिक स्वर्गिक दृश्य इसी लोक में, अपनी इस मिट्टी की पृथ्वी पर ही है, पृथ्वी पर ही है। सौ के दीदार अगर है तो नज़र पैदा कर। लेखक क्या बोल रहा है कि 100 के दीदार अगर है तो नज़र पैदा कर। ये था आपका जो है गेहूं और गुलाब निबंध। तो आप लोगों ने देखा गेहूं और गुलाब निबंध में किस तरह लेखक ने जो है इस निबंध में बताया है। अब जो है इसी पर जो है कुछ महत्वपूर्ण हम सब प्रश्नोत्तरी क्लास करेंगे फ्रेंड्स। ये प्रश्न जो मैंने यहाँ पे लिया है आपके पिछले साल पूछे गए हैं फ्रेंड, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो एग्जाम में आने की संभावना भी है। तो चलिए पढ़ते हैं, गेहूं और गुलाब निबंध के रचनाकार कौन है? तो आप जानते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा, रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। गेहूं और गुलाब किस प्रकार का निबंध है? तो आपने देखा ही यहाँ पे लिखा हुआ है कि गेहूं और गुलाब जो है विचार, भाव, ललित निबंध है। इनमें से सभी होगा, क्या होगा? सभी। इस निबंध में कि गेहूं किसका प्रतीक है, तभी हम लोगों ने पढ़ा। इस निबंध में जो गेहूं है भूख एवं शारीरिक आवश्यकताओं का प्रतीक है, याद रखेंगे। इस निबंध में गुलाब किसका प्रतीक है? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इस निबंध में जो है गुलाब मानसिक तृप्ति और सौंदर्य बोध का प्रतीक है। किसका? मानसिक तृप्ति और सौंदर्य बोध का। आगे चलते हैं, मानव कब सुखी और सानंद रहा? मानव कब सुखी और सानंद रहा? तो जब मानव के जीवन में गेहूं और गुलाब का संतुलन बना रहा, तब तक वह सुखी और सानंद रहा। आगे चलते हैं, मानव शरीर में पेट का स्थान कहाँ है? अभी हम लोगों ने पढ़ा मानव शरीर में पेट का स्थान कहाँ है? नीचे है। कहाँ? नीचे। मानव शरीर में मस्तिष्क का स्थान कहाँ है? अभी हम लोगों ने पढ़ा, बताइए। इसका मस्तिष्क का स्थान सबसे ऊपर है। गेहूँ कहाँ सिर ढूंढ रहा है? गेहूँ कहाँ सिर ढूंढ रहा है? गेहूँ खेतों में सिर ढूंढ रहा है। गुलाब बगीचों में क्या कर रहा है? तो गुलाब बगीचों में क्या कर रहा है? रो रहा है। क्या कर रहा है? रो रहा है। गेहूं और गुलाब में लेखक की क्या इच्छा है? गेहूं और गुलाब में लेखक की इच्छा क्या है? गेहूं पर गुलाब की पूर्ण प्रभुता स्थापित हो, आवृत्तियों को ऊर्ध्वगामी करने की। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए और सी दोनों। गुलाब किसका प्रतीक बन गया था? धीरे धीरे गुलाब किसका प्रतीक बन गया था? विलासिता और गंदगी का। ए और बी। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, डी। आगे चलते हैं, दुनिया को लेखक ने रंगों की दुनिया कहा है। दुनिया को किसकी दुनिया को लेखक ने रंगों की दुनिया, सुगंधों की दुनिया को कहा है?
देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, किसकी दुनिया को लेखक ने रंगों की दुनिया और सुगंधों की दुनिया कहा है। तो चलिए बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। अभी हम लोगों ने तो सही आंसर क्या हो जाएगा, गुलाब की दुनिया को। बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुलाब की दुनिया को जो है लेखक ने क्या कहा है, रंगों की दुनिया, सुगंधों की दुनिया। तो यहाँ पे जो है आपका नीचे में आंसर की भी है, आप इसे डाउनलोड करके जो है आप देख सकते हैं फ्रेंड, इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों में इसे शेयर करें फ्रेंड्स। और अगर जो है आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स। टेलीग्राम का लिंक मेरे चैनल पे दिया हुआ है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऐसे ही मिलती रहे। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।